हेलो दोस्तों, इंटेलेक्टिव.इन के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और आज की इस सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की। ठीक है, और इससे पहले हम लोग कंप्लीट हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी की सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी को देख चुके हैं। तो आज हम लोग पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की बात करेंगे। तो सबसे पहले तो एक बात आप लोगों को ये बतानी है कि आप में से कुछ लोगों के कमेंट भी आए हैं और पर्सनली मैसेज भी आए हैं कि क्या ये जो स्ट्रेटजी है ये यूपीपीसीएस और आरओ के अलावा और अन्य किस एग्जाम के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये जो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी है ये आपके जितने भी हिंदी भाषी राज्य की सिविल सेवा परीक्षा होती हैं, चाहे वो बीपीएससी हो, ठीक है, एमपीपीसीएस हो, छत्तीसगढ़ पीसीएस हो या फिर झारखंड पीसीएस हो, सभी में आप देखेंगे कि जो ये टॉपिक हैं और जो अन्य मैंने अभी पिछली वीडियो बताई हैं 90% क्वेश्चन आपके वहीं से बनते हैं। अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो तो आप चाहें तो प्रीवियस ईयर पेपर्स उठा के देख सकते हैं। जितने भी मैंने टॉपिक के अंदर मुख्य बिंदु बताए हैं 90% क्वेश्चन वहीं से फॉर्म होते हैं। बाद बाकी जितने भी और वनडे एग्जाम होते हैं, जैसे कि अभी इलाहाबाद हाई कोर्ट का शायद आरओ का उसका भी कोई फॉर्म आया है, तो उसके लिए भी ये पूरी तरीके से ये स्ट्रेटजी कारगर होगी। और चाहे कोई भी अन्य वनडे एग्जाम हो, क्योंकि एक टॉपिक से कुछ महत्वपूर्ण बिंदु होते हैं, वहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। बस जो अंतर आता है वो किसका आएगा, वो आएगा क्वेश्चंस के लेवल का। हो सकता है कोई अगर छोटा वनडे एग्जाम हो तो वहाँ से वन लाइनर बन जाएगा। अब आप यूपीपीसीएस की बात करेंगे, ठीक है, या फिर अन्य किसी स्टेट पीसीएस की बात करेंगे तो वहाँ से हो सकता है क्वेश्चन कथन के रूप में बन जाए या थोड़ा कॉन्सेप्चुअल फॉर्म में क्वेश्चन आपके सामने आ जाए। तो जो डिफरेंस आएगा वो होगा क्वेश्चन के लेवल का, और जो मुख्य बिंदु रहेंगे वो सेम रहेंगे। एक बात ये हो गई। अब देखो, दूसरी बात ये है कि हम लोग देखेंगे पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की इस टॉपिक वाइज सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी में इस वीडियो को। हाँ, तो अगर पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी की हम लोग बात करें तो हम लोग एक चीज़ देखेंगे कि पहले क्या होता था। यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे वो काफ़ी कम थे, 6 से 7 क्वेश्चन बन जाते थे, ठीक है, कभी 5 से 6 क्वेश्चन बन जाते थे। लेकिन आप अगर 3 से 4 साल के पेपर को उठाकर देखेंगे तो यहाँ से जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस हैं वो एकदम से इंक्रीज हुए हैं। ठीक है, आप देखें तो यूपीपीसीएस में कम से कम नहीं तो 13 से 15 क्वेश्चन यहाँ से पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो यूपीपीसीएस में 13 से 15, ठीक है, और आरओ में बात करें तो यहाँ से 7 से 10 क्वेश्चन बन के आपके सामने आते हैं। और इतने ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं तो इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है आपके लिए। ये बात आप ध्यान रखना। बहुत से लोग पर्यावरण को इग्नोर करते हैं और सोचते हैं कि चलो इसे बिना पढ़े ही काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आज के टाइम पे यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं, इसलिए आपको एक मुख्य विषय मान के ही इसको आपको तैयार करना पड़ेगा। तो शुरुआत करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो आपकी पर्यावरण में शुरुआत होगी वो होगी पर्यावरण से ही, यानी कि पर्यावरण का आपको परिचय देखना है। ठीक है, पर्यावरण होता क्या है और इसके घटक जो भी, चाहे इसके जैविक घटक हों, अजैविक घटक हों, आपको सबके बारे में पढ़ना है कि पर्यावरण किन किन तत्वों से मिलकर बना है और उसमें जो शामिल तत्व हैं यानी कि जो घटक हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो 1986 में पारित हुआ था इसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो यहाँ पर 3 चीज़ें हो गई। पर्यावरण को सही से पढ़ना है, यानी कि पर्यावरण का परिचय, फिर उसमें शामिल घटक, और पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986। इसके बाद अगला जो आपका टॉपिक है पर्यावरण के अंतर्गत वो है जैव मंडल एवं बायोम। तो सबसे पहले तो आप पता करेंगे जैव मंडल क्या होता है और बायोम क्या होते हैं, फिर इनमें कौन कौन से संघटक शामिल होते हैं। फिर देखिए, इतना सब कुछ करने के बाद अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पर कहाँ कहाँ से बनते हैं। जैविक समुदाय क्या होता है, ठीक है, ये पता होना चाहिए। कीस्टोन प्रजाति क्या होती है, संक्रमिका क्या होती है, जैसे आप इकोटोन बोलते हैं, कोर प्रभाव क्या होता है, ठीक है, और यहाँ पर आप प्रबाल भित्तियों के संदर्भ में भी
पढ़ लेंगे। क्वेश्चन अभी तक यहाँ पर जितना भी मैंने एनालाइज किया है इसी टॉपिक से बनकर आपके सामने आए हैं। फिर अगला टॉपिक है पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि पारिस्थितिकी क्या होती है, पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है, ये कार्य कैसे करता है, एक पारिस्थितिकी तंत्र कार्य कैसे करता है ये देखेंगे आप। फिर इसमें कौन कौन से घटक शामिल होते हैं, ठीक है, यानी कि ये किस किस से मिलके बना होता है। फिर एक पारिस्थितिकी तंत्र की विशेषता क्या होती है, ठीक है, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है कि यह कार्य कैसे करता है। फिर देखिए यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है वो पूछा जाता है खाद्य श्रृंखला से। और खाद्य श्रृंखला में आपको पता है कि उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक जैसे जो तत्व होते हैं या फिर ये श्रृंखला बनाते हैं, तो इनके बारे में आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है कि उत्पादक क्या होता है, ये क्या, इसका क्या रोल है, और अपघटक क्या होता है, ठीक है। ऐसे ही आप देखेंगे उपभोक्ता क्या होता है, ये सारी चीज़ें आप खाद्य श्रृंखला के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिर एक लिंडेमान का 10% का नियम है खाद्य श्रृंखला के संदर्भ में, आपको इसे भी बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद आप पारिस्थितिकी निकेत, पारिस्थितिकी पदछाप और पारिस्थितिकी जो पिरामिड होते हैं इनके बारे में पढ़ेंगे, और पारिस्थितिकी अनुक्रमण, 3 चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। और यहाँ पर पिरामिड के बारे में आप अच्छे से पढ़ लेना। पिरामिड आपको पता ही है कि 3 प्रकार के होते हैं, संख्या, ठीक है, ऊर्जा और बायोमास। तो यहाँ पर क्वेश्चन ये बनता है कि किस तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड उल्टा बनेगा या किस तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड सीधा बनता है, ऐसे करके ही बहुत से क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं। तो ये बात हो गई पारिस्थितिकी एवं पारिस्थितिकी तंत्र की। अब बात करते हैं जैव विविधता एवं उसका संरक्षण। यहाँ से बहुत क्वेश्चन बनते हैं। तो सबसे पहले आप पता करेंगे जैव विविधता होता क्या है, ठीक है, यानी कि जैव विविधता होती क्या है, उसको किन किन चीज़ों से खतरा है। फिर देखेंगे उसका संरक्षण कैसे करें, और संरक्षण की 2 विधियाँ होती हैं, स्वस्थानीय और वहास्थानीय। इनको आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है कि कौन सी चीज़ें स्वस्थानीय में शामिल की जाती हैं और कौन सी चीज़ें वहास्थानीय में शामिल की जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक आपका जैव विविधता के संरक्षण से आता है, वो है हॉट स्पॉट। देखिए हॉट स्पॉट में क्या है कि आपको हॉट स्पॉट को भारत के संदर्भ में ही पढ़ें, बस इतना देख लें कि विश्व में वर्तमान समय में कितने हॉट स्पॉट हैं, बस बाद बाकी आपको भारत के जितने भी हॉट स्पॉट हैं उनके संदर्भ में पढ़ लेना है कि उनका क्षेत्र विस्तार क्या है और वो कहाँ कहाँ पर पाए जाते हैं, वहाँ पर वनस्पति का प्रकार क्या है, ये सारी चीज़ें आप भारत के संदर्भ में देख लेंगे। फिर आप देखेंगे कि जो जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित हुआ था उसके विषय में देख लेंगे, और देख लेंगे कि वहाँ पर क्या क्या प्रावधान जैव विविधता अधिनियम में किए गए थे। उसके बाद यहाँ से एक टॉपिक और इम्पॉर्टेंट है, यहाँ से भी काफ़ी बार क्वेश्चन पूछा गया है, वो है मैव, यानी कि मैन एंड बायोस्फीयर प्रोग्राम, जैसे कि आप मनुष्य एवं जैवमंडल कार्यक्रम के नाम से भी जानते हैं, जो कि यूनेस्को द्वारा चलाया गया था। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते रहते हैं। फिर एक वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 पारित हुआ था, इसके संदर्भ में भी आपको डिटेल से पढ़ लेना है, और यहाँ पर क्या क्या प्रावधान किए गए थे इनको बहुत ही अच्छी तरीके से देख लेना है। उसके बाद अगला टॉपिक है जलवायु परिवर्तन, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो सबसे पहले तो आप देखेंगे कि जलवायु परिवर्तन होता क्या है, किन कारणों से जलवायु परिवर्तन होता है, फिर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव क्या पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे जो यहाँ के सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जैसे कि वैश्विक तापन, यानी कि जिसे आप ग्लोबल वार्मिंग के नाम से जानते हैं, फिर हरित गृह प्रभाव, ठीक है, ग्रीन हाउस इफेक्ट, ठीक है। तो ये देख लेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग क्या है, होता कैसे है, सारी चीज़ें, और यही सेम चीज़ें हरित गृह प्रभाव के बारे में। अब देखो यहाँ पर क्या है कि जो हरित गृह प्रभाव है ये हरित गृह गैसों द्वारा होता है। तो जितनी भी हरित गृह गैसें हैं, यानी कि जितनी भी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार गैसें हैं, जिन्हें आप ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं, उनके विषय में बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर यहाँ पर 2 टॉपिक और हैं आपके, कार्बन क्रेडिट और कार्बन फुटप्रिंट, इनके संदर्भ में भी पढ़ लेना ये होता क्या है, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका है एक ओजोन क्षरण, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझेंगे ओजोन गैस क्या होती है, ठीक है। फिर
देखेंगे कि ओजोन क्षरण की प्रक्रिया क्या है, कैसे होता है, कौन से कारण जिम्मेदार हैं या फिर कौन से पदार्थ ओजोन क्षरण के लिए जिम्मेदार हैं, फिर प्रभाव क्या है और इसे रोका कैसे जा सकता है। ये सारी चीज़ें आपको ओजोन क्षरण के संदर्भ में पढ़नी है, ठीक है। और एक चीज़ और, अभी इसके संदर्भ में काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय समझौते या फिर सम्मेलन भी हुए हैं, चाहे वो वैश्विक तापन हो या फिर ओजोन क्षरण हो, तो इसको मैं अलग से आपको बताऊंगा कि आप उसको एक साथ करके पढ़ें, ठीक है। तो उसको मैंने अभी रहने दिया है। अब अगले टॉपिक क्या आइए, तो वो है पर्यावरण प्रदूषण। यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो एक तो पर्यावरण का वर्गीकरण, प्रदूषण, जो पर्यावरण प्रदूषण होता है और उसके जिम्मेदार जो प्रदूषक होते हैं उनका वर्गीकरण आपको करना है। और आपको पता होना चाहिए कि कौन सा प्रदूषक प्राथमिक है, ठीक है, कौन सा द्वितीयक होता है, कौन सा जैव निम्नीकरण वाला है, कौन सा जैव अनिम्नीकरण वाला प्रदूषक है। तो इन सारी चीज़ों को आपको पता होना चाहिए। फिर जितने भी वायु प्रदूषक हैं, वायु प्रदूषक में आते हैं गैसें वगैरह, तो जितने भी, चाहे कार्बन मोनोऑक्साइड हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो, सल्फर डाइऑक्साइड हो, इन सब के बारे में आपको देख लेना है कि ये कितने हद तक वायु प्रदूषण के लिए जिम्मेदार हैं और कहाँ से इनका उत्सर्जन होता है, पर्यावरण को प्रदूषित करने में क्या इनका प्रभाव होता है, मनुष्य पर इनका क्या प्रभाव पड़ता है। ये सारी चीज़ें आपको गैसों के संदर्भ में पढ़ लेनी है। उसके बाद अम्ल वर्षा, यहाँ से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अम्ल वर्षा को अच्छे से देख लेंगे और अम्ल वर्षा के कारण और प्रभाव, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे। फिर जितने भी जल प्रदूषक हैं और उनसे होने वाले रोग हैं। जल प्रदूषक आपको पता ही होगा, जैसे सीसा होता है, नाइट्रेट, ठीक है, आर्सेनिक, कैडमियम, पारा वगैरह, ये सारी चीज़ें भी आपको देख लेनी है और इनसे होने वाले रोग। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मिलान के लिए आपको जल प्रदूषक देगा और उनके सामने रोग दे देगा, फिर आपको मिलाना होगा। तो ये बहुत अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। फिर बीओडी यानी कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड को आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है, जिसे आप जैविक ऑक्सीजन मांग के नाम से जानते हैं। तो यहाँ से भी क्वेश्चन आपके खूब बनते हैं। इसके बाद सुपोषण एक टॉपिक है, यहीं पर आपको मिलेगा, जो जल प्रदूषण से संबंधित है, तो इसे आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ना है। उसके बाद देखो, ध्वनि प्रदूषण में आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस जो ध्वनि प्रदूषक के जो स्रोत हैं, ठीक है, तो यहाँ पर उसकी तीव्रता से संबंधित क्वेश्चन बनते हैं। जैसे कि अगर जेट प्लेन उड़ेगा तो उससे कितनी तीव्रता का शोर निकलेगा, तो आप तीव्रता को, ध्वनि तीव्रता को आप डेसिबल में मापते हैं। तो ऐसे ही मिलान करने के लिए दे दिया जाता है कि कोई भी जैसे जेट प्लेन उड़ेगा या फिर कोई कारखाना होगा लोहे का, वहाँ पर कोई काम चल रहा होगा, तो कितनी डेसिबल की ध्वनि वहाँ से प्रोड्यूस होगी। तो ये सारी चीज़ें बस आपको देख लेना है। और आपको एक चीज़ और यहाँ पर पढ़नी है, लाइकेन के बारे में, ठीक है। तो लाइकेन आपको पता ही होगा, ये वायु प्रदूषण के, मतलब वायु प्रदूषण को जानने के बहुत ही बेहतरीन स्रोत हैं। तो लाइकेन के संदर्भ में भी आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है। अब देखो, अगला यहाँ से टॉपिक है कृत्रिम वर्षा। तो कृत्रिम वर्षा में आप ये देख लेंगे कि ये होती क्या है और इसको कराने की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद ये सारे हो गए आपके मेन टॉपिक। अब बात करते हैं उन चीज़ों की जहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते रहे हैं और जिन्हें आप एक लिस्टिंग के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। तो देखिए, पर्यावरण से संबंधित जितने भी समझौते हुए हैं, चाहे वो राष्ट्रीय समझौते हों या फिर अंतर्राष्ट्रीय समझौते हों, सभी को पढ़ना है। फिर पर्यावरण से संबंधित जितने भी सम्मेलन हैं, ठीक है, राष्ट्रीय या फिर अंतर्राष्ट्रीय, फिर जितनी भी संस्थाएं हैं, जितने भी अधिनियम पारित किए गए हैं, ठीक है, जितने भी पर्यावरण संरक्षण हेतु संगठन बनाए गए हैं, जितने भी पर्यावरण से संबंधित दिवस हैं, ठीक है, जितनी भी परियोजनाएं चलाई जा रही हैं, ठीक है, और जो पर्यावरण के संरक्षण से विभिन्न व्यक्ति या फिर विभिन्न आंदोलन किए गए हैं, उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। जैसे व्यक्ति आपको पता होगा, क्वेश्चन ऐसे बहुत बार बनता है, जैसे कि राजेंद्र सिंह है जिन्हें जल पुरुष के नाम से जाना जाता है। ऐसे ही कैलाश सांखला है जिन्हें भारत का टाइगर मैन कहा जाता है। ऐसे ही सलीम अली हैं जिन्हें भारत का बर्ड मैन कहा जाता है। तो ये देख लेना है और ये देख लेना है कि इनके द्वारा कौन कौन से पर्यावरण संरक्षण को लेकर आंदोलन किए गए हैं। इसके बाद देखो, अगला टॉपिक है कि भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं,
वन्य जीव अभ्यारण्य और जितने भी बाघ रिजर्व हैं इनकी अवस्थिति को देख लेना है कि ये किस राज्य में स्थित हैं। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता रहा है और उनमें मुख्य जीव कौन सा है, ठीक है, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो पेरियार अभ्यारण्य है वो किसके लिए प्रसिद्ध है, तो हाथी के लिए। ऐसे ही आप देखेंगे कि दाचीगाम किसके लिए प्रसिद्ध है, तो वो हंगुल मृग के लिए है। ऐसे ही आप देखेंगे, आपसे पूछ लिया जाएगा कि उड़ीसा का नंदनकानन किसके लिए प्रसिद्ध है, तो आप बताएंगे कि सफ़ेद बाघ के लिए प्रसिद्ध है। तो ये सारी चीज़ें आप देख लेना, अवस्थिति और वहाँ पर कौन सा मुख्य जीव यानी कि किसके लिए वो उद्यान अभ्यारण्य या फिर बाघ रिजर्व प्रसिद्ध है। उसके बाद जितने भी भारत के जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं उनके विषय में जान लेना है कि वो कहाँ कहाँ स्थित हैं और इन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कितने यूनेस्को में शामिल हैं। ये भी चीज़ आपको बहुत अच्छी तरीके से पता होनी चाहिए और इन्हें कब कब शामिल किया गया था, एक बार इस पर भी आप नज़र मार लेंगे, ठीक है। तो जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की अवस्थिति कितने हैं और इन जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों में कितने यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हैं और उन्हें कब शामिल किया गया है, ये भी आपको देख के चलना है। फिर देखो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आता है कि जितने भी वन्य जीव संरक्षण परियोजनाएं हैं, ठीक है, उनके विषय में आपको देख लेना है कि कब शुरू हुई, कहाँ से शुरू हुई और किसके द्वारा शुरू की गई। बस 3 चीज़ें आपको इसके संदर्भ में देख लेनी है और इस तरीके से जो आपका ये पूरा जो स्ट्रेटजी थी वो पर्यावरण पारिस्थितिकी को लेकर बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप इसको समझ गए तो आपको पता चल जाएगा कि क्वेश्चन कहाँ कहाँ से पूछे जाते हैं। अब देखो एक चीज़ मैं आपको और कुछ पॉइंट बता देता हूँ जहाँ से कि क्वेश्चन हर बार बनते हैं, ठीक है। अब मैंने ये चीज़ भी बताना स्टार्ट कर दिया है। तो देखो यहाँ पर अगर हम बात करें तो एक आपका देखिए खाद्य श्रृंखला को बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बनता रहता है, ठीक है। और ये जो 4 टॉपिक हैं, कीस्टोन प्रजाति, संक्रमिका, कोर प्रभाव और प्रवाल भित्ति, यहाँ से खूब क्वेश्चन पूछे गए हैं। एक पिरामिड वाले से क्वेश्चन खूब पूछे जाते हैं, ठीक है। और एक ये हॉट स्पॉट के संदर्भ में खूब क्वेश्चन पूछे जाते हैं और संरक्षण के संदर्भ में, ठीक है। उसके बाद आप वैश्विक तापन को और हरित गृह प्रभाव को बहुत अच्छी तरीके से देख लेंगे और उसके बाद क्या देख लेंगे, ओजोन क्षरण को तो आपको बहुत अच्छी तरीके से देखना है। बाद बाकी पर्यावरण प्रदूषण में वायु प्रदूषण और उनकी गैसें, और यहाँ पर एक चीज़ हो जाएगी जल प्रदूषण और उनसे होने वाले रोग, ठीक है। फिर ये तो चीज़ें सदाबहार हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं। जितने भी समझौते, सम्मेलन, संस्थाएं, अधिनियम, संगठन, दिवस, परियोजनाएं और व्यक्ति व आंदोलन हैं, और ये यहाँ से हर बार क्वेश्चन बनता है, आपसे पूछ लेगा कौन सा उद्यान अभ्यारण्य या फिर बाघ रिजर्व कहाँ पर स्थित है, और जितनी भी वन्यजीव संरक्षण परियोजना है इनके बारे में आप बहुत ही अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। हो सकता है कि 8 से 10 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे इन टॉपिक से मिल जाएं। तो ये रही आपकी स्ट्रेटजी। और थोड़ा सा अगर बुक लिस्ट पर बात करें तो देखो, अगर यूपीपीसीएस आरओ के लिए देखें तो ये परीक्षा वाणी की किताब आती है, काफ़ी ठीक है। और अगर आपको इससे भी अच्छी किताब पढ़नी है तो इसको मैंने पढ़ा, काफ़ी अच्छी बुक है ये, दृष्टि की क्विक बुक है, तो इसको आप ले सकते हैं, बहुत ही अच्छी बुक है। ये मुझे परीक्षा वाणी से ज़्यादा बेहतर लगी, तो आप चाहें तो इसको ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में किसी अगले विषय की स्ट्रेटजी के संबंध में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।